You are very visible and you are very audible, and I've started the recording already. So, welcome to the podcast, my friend. How are you today, ladies and gentlemen? This is Shobit Nautiyal, also known as Akhand Bharat, for all the right reasons for the channel that he runs. Fantastic friend, मेरा भाई, मेरा यार, मेरा दोस्त, and obviously उसके अलावा the other person on the screen is Sandeep, who's been here for the last 3 or 4 episodes. वी थॉट कि यार मतलब मैं और संदीप कितनी बकचोदी कर लेंगे एक दूसरे के साथ, तो हम लोगों ने सोचा कि आज शोभित को बुलाया जाए, अखंड भारत को बुलाया जाए और उसके साथ थोड़ी सी बैठ के बकवास, बिकॉज बिकॉज अखंड भारत हैज बीन पुटिंग आउट सम ग्रेट कंटेंट, and obviously there are things which we don't understand, I don't understand, things about the history of India after 1947, the history of military India, the history of India's wars with China, with Pakistan, and all the other conflicts that we've had with the other countries around us. I mean, as far as we understand, Sandeep and I sort of take a different view of history. We look at 16th century, 15th century, and sometimes ancient bespoke history. But Akhand Bharat sort of deals in something which is very concrete, very real, very in the very recent past, which affects all of us in a very immediate way. And because I'm not that capable of understanding those ideas by myself, and also because I was watching one of my favorite comedians, Kunal Kamra, do a stand-up bit on Siachen, and like the whole thing ki Siachen mein hamare jawan mar rahe hain and stuff like that, lad rahe hain, sorry, not mar rahe hain, with due respect. तो मुझे लगा कि यार मतलब शोभित को बुलाना चाहिए, थोड़ी सी बात सियाचिन पे, थोड़ी सी बात हमारी जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त चाइना के साथ उस पे, और just fun fact, Shobit was the person who introduced me to Ramchandra Guha and books like India After Gandhi. So I will always be indebted to him for introducing me to Indian history, like a modern Indian history. So, Shobit, what's up? And what are you drinking? I am drinking apple juice, as Okay. you cannot see for sure. Yeah. Thank you guys. Thank you for having me. बहुत अच्छा लग रहा है और I don't know मुझे क्यों बुलाया गया, इतने knowledgeable लोग हैं यहाँ पे. ये इन्होंने बोला था मेरे को कहने को. That's why I'm saying that. So thanks so much. Thank you for coming. Thank you for doing your part right. अच्छा किया, very nice. Yes. इसके इनाम मिल जाएगा इसके बाद. तो शोभित यार, बहुत सारी चीजें हैं और शुरू तो मतलब मैं एक जगह से यहाँ से शुरू करना चाहूंगा. ऑब्वियसली वो ये रहेगी कि चाइना के साथ हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वो कॉन्फ्लिक्ट नया नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट कई सालों से, इनफैक्ट चाइना जिस देश के साथ अपना बॉर्डर रखता है उन सब देशों के साथ उसका कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है. मतलब चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो रशिया हो, कोई भी कंट्री हो, और डेफिनेटली चाहे वो इंडिया हो. तो मतलब वो जिनसे भी उनकी मतलब आसपास बॉर्डर होगा तो मतलब चाइना कहीं ना कहीं गंद मचा रहा है किसी तरीके की. तो एक सवाल जो था कि ये इंडिया के साथ ये जो बकचोदी चल रही है चाइना की, कब से चल रही है, वो पहला सवाल है. उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगता है कि वी विल गो डीपर इनटू द इशू. इंडिया के साथ तो वैसे चाइना की तो सबके साथ चल रही है. इंडिया के साथ तब चली कि 1915 में जब ब्रिटिशर्स के अंडर था पूरा चाइना, इंडिया, सब कुछ, तो उस टाइम बॉर्डर और तिब्बत अलग नेशन था. तो ब्रिटिशर्स ने मैकमहन लाइन बनवा दी और कहा कि यार ये सब है ना बॉर्डर तिब्बत के साथ यही है और आपको अगर चाइना के रिप्रेजेंटेटिव आए थे उसमें, मगर उनके पास वो बहुत वीक थे तो उनके पास कोई चारा नहीं था, दोनों वो मान गए. और बाद में उन्होंने भी किया पर उन्होंने कहा हाँ तुम कौन होते मना करने वाले, हमने डिसाइड कर लिया है तो यही है अब जो है, ठीक है. तो ऐसे ही चलता रहा. फिर आजादी के बाद भी 1947 के बाद भी जब 1949 में वहाँ जो रिवोल्ट हुआ और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई और जो वहाँ की असली सरकार थी, लोग थे वो तो ताइवान चले गए थे, बिकॉज असली चाइना आज भी लोग कहते हैं कि ताइवान है, इट्स नॉट चाइना. तो चाइना कम्युनिस्ट हो गया 1949 में जब वो आजादी कहते हैं उसे जब मिली थी. उसके बाद से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाकी लोगों ने भी जवाहरलाल नेहरू को कहना शुरू कर दिया कि भाई कुछ गड़बड़ है, लोचा है. और उसने फिर क्या किया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया, सेइंग दैट तिब्बत तो हमेशा हमारा था. और जब उसने कब्जा कर लिया तब भी लोगों ने यहाँ से कहा कि भाई ऐसा है, कुछ गड़बड़ है.
और उसके बाद से ही जैसे ही वो आजाद हुए थे, चाइना फेल्ट लाइक कि हमारा एरिया ले रखा है इंडिया ने एंड वी नीड टू गेट इट बैक. And the fun fact, it probably in the last podcast we discussed about 1962 story, but the only thing that we did not discuss, and probably I had no clue about it, was कि 1962 में बाद में चाइना जो है वो पीछे चला गया था. जब सीज फायर डिक्लेयर किया पीछे चला गया, क्योंकि इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी थी, इंडिया हैड टू लीव दैट एट दैट टाइम. जवाहरलाल नेहरू हैड टू रिक्वेस्ट ग्रेट ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि भाई एयरफोर्स भेज दो अपनी, हमारे पास तो प्लेन भी नहीं, क्योंकि इंडिया ने तो अपग्रेड किया ही नहीं था आर्मी. और वो आए और ये खबर सुन के चाइना को लगा हम इतने पावरफुल तो है नहीं. एक ये रीजन था, और दूसरा ये रीजन था कि विंटर आ गया था तो वो पीछे चले गए. वरना आज बहुत सारी जगह चाइना की होती तो जितनी है. तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर चाइना को भी जो इंडिपेंडेंस है, and Sandeep has gone into darkness. I'm sure. But अगर चाइना का इंडिपेंडेंस is 1949 and India का इंडिपेंडेंस is 1947 and obviously China went all communist. Why is it that they were able to have an upper hand India के साथ war में? मतलब was China being assisted by any other country उस टाइम पे? क्योंकि हाँ. No, but they upgraded. They had from day one. They had that notion कि हमें अपना अपग्रेड करना मिलिट्री स्ट्रक्चर. वहां इंडिया में क्या था, इंडिया में तो ये कहते थे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, ऐसा मत समझना कि मैं अलग बोल रहा हूँ, पर ये फैक्ट है. दे सेड कि हमें इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं. अगर 1948 में कबालियों का हमला नहीं होता ना कश्मीर पे, तो आर्मी तो बंदी कर देते, नॉमिनल रख लेते. वो तो अच्छा हुआ बुरा हुआ आपसे क्या बता सकते हैं, लेकिन अच्छा हुआ हो गया, आर्मी रख ली हमने. वरना उनका तो कहना था कि why do we need an army? You are peace loving, but your neighbors are not. You have to think about it, right? ऐसा तो सोचो. वो सोचा नहीं. 1948 में हमला हुआ, तब जाके इंडिया ने थोड़ी बहुत आर्मी रखी, अपग्रेडेशन नहीं किया. और चाइना अंदर ही अंदर अपग्रेड करता रहा. उन्होंने अपने डिपोज बनाए, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाए. इंडिया के पास कुछ था ही नहीं. तो ये दिक्कत. It makes sense, right? 1949 to 1962, they waited what, 13 years to actually show their might. Yeah, so definitely. All that effort was going into military. Definitely, and India knew about effort, it. Right? India को पता था. India को पता था, पर कुछ नहीं. It's very weird. I mean, the whole Nehruvian policy was very weird at that time. I just can't imagine someone being so idealistic after going through almost 200 years of shit at the hands of the British and still being so idealistic that India is this, this precious flower that no one can touch or no one will touch. It's just very, very strange. And but when you said that the initial clashes and the face-offs, right, as a part of the McMahon line, right? I don't know much about this. So which were the arenas? Because India has a massive border with Tibet, right? It's from Ladakh on that side, the western part of Tibet till I don't know, maybe Arunachal Pradesh with China. Yeah. So which are those arenas where there were real flashpoints at that time? At that time, the flashpoints throughout there were flashpoints. As you can see, till now also they say Arunachal Pradesh का area हमारा है. आप क्या कर रहे हो? वो तो आगे तक आगे थे, बहुत आगे तक. That is the Tamang area, is it? Tamang, they say हाँ, Tamang हमारा है. और डोंबिविला पे तो वो भी कहते हैं कि वो हमारा है. लद्दाख में भी गालवान वैली जो है आज जिस पे चल रहा है अभी इशू, गालवान वैली, वो हमेशा कहते हैं वो तो अभी इंडिया ने जवाब देना शुरू कर दिया. वरना a very I cannot name that person, but retired army officers, I talk to them regularly. One of them is your relative Akash as well. So wow. तो उन्होंने आर्टिकल्स वगैरह सब भेजे. और ये आपको मैं फैक्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि कहीं नहीं आया, लेकिन ये है कि उन्होंने बताया कि 2004 के बाद से 2012-13 तक इंडिया हैज बीन कॉन्स्टेंटली लूजिंग लैंड टू चाइना. कॉन्स्टेंटली लूजिंग लैंड टू चाइना. अब हमारे पर्सपेक्टिव से वो लूज करना है, लेकिन वो तो कहते हैं कि मैकमोहन ने, अब ऐसा है ना, बॉर्डर वहां कोई फेंस नहीं है पाकिस्तान की तरह. ऐसा इस पहाड़ी के पीछे तुम्हारा, इस पहाड़ी के पीछे हमारा. और पहाड़ का क्या करें, तो वो कहते नहीं ये पहाड़ हमारा है, हम कहते नहीं हमारा है. तो वो सब जो है, और ऐसा हमेशा से होता है कि हमारी आर्मी उनके यहाँ घुस जाती है और उनकी आर्मी हमारे यहाँ जाती है. पता नहीं लगता क्योंकि बॉर्डर नहीं है ना, डिमार्केटेड लाइन. ये सब होता है. लेकिन एज पर द पीपल आई नो,
they have acquired many parts of our land, जो हम यूज नहीं करते पर फिर भी हमारी लैंड थी। तो 2004 से 2012-13 तक फिर डोकलाम वगैरह हुआ, तब इंडिया ने अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई। अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट व्हाट हैपेंड, आई विल जस्ट टेलिंग यू, डोकलाम में दे वांटेड टू गेट डोकलाम जो एरिया है वो भूटान, इंडिया और चाइना को मिलाता है, वो ट्राई जंक्शन है। उन्होंने इंडिया ने पूरी स्ट्रेंथ के साथ वहां कंस्ट्रक्शन नहीं करने दिया उन्हें और इनको करवाया भूटान से, क्योंकि अगर वो चला जाता तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है ना, वो चिकन नेक है, वो नेक अगर चला तो पूरा कॉरिडोर हमारे कमांड से चला जाएगा। Yeah, so for the benefit of our listeners, I think the chicken neck, India's chicken neck, is that weird section which connects the northeast to mainland India, so to speak. Right, absolutely. I shouldn't use mainland India, and it's also called the Siliguri corridor, right? Shobhit, right, absolutely. Yeah. So if Doklam were to go, they would have a full access basically to that particular full access. They could have done whatever they wanted to. Right. So it's very interesting, this problem with China. In many ways, from whatever little I have read, it's almost like a legacy of Nehru's external affairs policies at that time, and the very fact that he chose not to look at Bhutan as an Indian state. He chose the fact that Bhutan was very much a Tibetan kingdom and not at all an Indian state. But at the same time, he wanted to extend that same kind of treatment to Sikkim, when the local Sikkimis were actually looking to actually unite with India at the time. And there were a lot of anti-monarch, pro-democracy kind of struggles of the Sikkimis people that we don't really read much about, actually. So it's strange, and Sikkim was a crucial junction, right? It was one of those crucial buffer points against China, especially after the Tibetan takeover, because Nepal and India has always been like it's been a love-hate kind of relationship, because India has always been pro-democracy. Nepal, I think, till 1996 was pretty much a monarchy. So it's a strange history that we have. But yeah, the other challenge is. The other challenge is basically with China and Pakistan. The kind of borders that we share in the mountain ranges are probably one of the most badass battlefields in the world, right? I mean, you can't get any more hardcore than, say, a Doklam, Chola, Siachen. These are insane areas to fight. It's crazy. So yeah, so Akash, if you see that weird strip, the blue strip, right? That's what Shobhit is talking about. That the chicken neck. Yep. And if you see, look at Sikkim, it's kind of wedged between Tibet, Bhutan, and Nepal. It's almost not a part of India if you actually look at it. Right. Yeah, and it's such a sore thumb. It's literally a sore thumb, right? I mean, if you put up the thumb, it's literally a sore thumb right there. And Nehru did nothing about it, and he just wanted to extend a protectorate kind of a status to Sikkim all the way till 1975. In spite of pro-democracy revolts against the monarch, there was some kind of a special treatment extended to Sikkim, which no one really talks about as much. What do you guys think was holding him back, Nehru? Like, if he's I think it was a combination of multiple things at that time. The main fact was not to antagonize China at that time. Basically, that was, I think, one of the main ploys of his. I don't think India could have afforded that kind of a war with China, because, like Shobhit mentioned, we didn't really focus on military, right? So for whatever reason, there was the king in Sikkim was called what is called the Chogyal. Chogyal in Tibetan is basically like the Namgyal dynasty, right? I think he was the 14th or the 13th one. So Chogyal, for listeners, is basically like akin to like a Dharmaraja. Like, he's not just a king; he's also like a Chakravartin, like a religious. He has religious rights to rule over the world. Like, God has given him that kind of a right. Is it like what they have in Bhutan, like the Dragon King? Yes, it's very similar to that. Very, very similar to that. So that actually played against the fact that, majority of the Sikkimis are actually Nepalis and Lepchas, who are the indigenous Sikkimis, so to speak, and they wanted to be part of India from the very beginning. But for whatever reason, till 1975, after like maybe 2 wars with China, we just didn't do anything about it. And ultimately, it was Indira Gandhi who had to acknowledge the fact that it was a mistake on her father's part, and she put in this insane plan together to actually sort of get Sikkim to unite with India, to merge with India, and then it finally became a sovereign part of India. And that is an amazing story. I probably Sandeep got me into it, and he told me about it recently. So I read about it. तो स्टोरी ऐसी है कि आर एन काओ हमारे जो हेड थे,
हम उनके बारे में बात करेंगे बहुत ज्यादा डाइग्रेस जाएगा, कि आर्यन काओ रॉ के पहले चीफ थे। तो उनके अंडर में जीबीएस सिद्धू और अजीत डोभाल, इन सब ने मिलके क्या किया, इन सब ने मिलके इसके अगेंस्ट, जो चोग्याल था, नामग्याल जो भी इसका नाम था, उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करवाया, उसे फंसा दिया वहां पे, कि उसके पास और कोई चारा नहीं था बल्कि इंडिया पे एक्सीड करने का ही चारा था। ऐसी सिचुएशन उन्होंने बना दी, इतना रिवोल्ट करवाया, खुद ही करवाते थे, खुद ही उन्होंने इग्नाइट करवाया। एंड दिस इज यू नो, पीपल से दैट देयर इज अ बुक नेम्ड एज काउबॉयज ऑफ रॉ। मतलब आर्यन काओ के लड़के, वो काउबॉयज वो नहीं, आर्यन काओ के लड़के जो हैं उनमें ये सब भी, अजीत डोभाल वगैरह भी है। तो इन लोगों ने इतना कुछ किया हुआ है कि उस पे अगर हम 7-8 घंटे की बात करें ना तो वो शायद कम पड़ेगा। तो वो काफी कुछ किया उन्होंने, और वो कभी एक्नॉलेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि ये जो स्पाइज है वो ऐसे थोड़ी बोल देगा हाँ मैं वहां गया था, मैंने वो कहेगा हाँ क्या बात। Yeah, Kao was an insanely secretive person. Yeah, he was like, even his personal life, no one knows. There are only 2 photographs of his in public. By the way, it's crazy. What is the full name again? Ramnath Kao. Ramnath Kao. I just know him as Kao. Kao. He's from Varanasi, I think. Kao. Originally from Kashmir, but yeah, from Varanasi. Sure. Yeah. Imagine Kashmiris, so cool. क्योंकि हम बात कर रहे हैं, सॉरी अगर मैं डाइग्रेस कर रहा हूं तो नहीं बिल्कुल नहीं, एक्चुअली आई वाज लुकिंग अप रामनाथ काओ एंड लाइक हु इज ही, एंड आई कैन सी सम, क्योंकि क्या होता है कि उम्र हो जाती है तो इधर-उधर दिमाग बहुत चलता है। तो ना आर्यन काओ का इतना अच्छा था कि आर्यन काओ कैसे बने, रॉ कैसे आया फॉर्मेशन में, इफ यू मे आई कैन Yeah, we should get into this. It's very interesting. आर्यन काओ क्या हुआ कि आर्यन काओ इनकी सिक्योरिटी में थे, जवाहरलाल नेहरू की, और बड़े उसको रिस्पेक्ट करते थे जवाहरलाल नेहरू आर्यन काओ को, जिस तरह से पूरा सिक्योरिटी संभालते थे, सब कुछ करते थे। इसके बाद क्या हुआ, इंडिया बुरी तरह हार गया 62 में चाइना से, और फिर 65 में भी ये हुआ कि इंटेलिजेंस है, इंडिया ने बिल्ड किया था पर इतना नहीं है, आईबी थी हम पे बस, है ना। जो उसके एक्सटर्नल हेड, जो उसकी एक्सटर्नल एजेंसी थी, उसके हेड आर्यन काओ थे। तो इंदिरा गांधी ने 68 में कहा कि यार हमें तो चाहिए, अब हमें एक अपनी ऐसी एजेंसी चाहिए जो सिर्फ बाहर की चीजें देखे, साउथ ईस्ट एशिया मेन है पर पूरा वर्ल्ड का देखेगा। तो आर्यन काओ के हेड बनाया गया। आर्यन काओ एक ऐसा बंदा था जो इतना लो प्रोफाइल थे वो, कि एक बार क्या हुआ कि बांग्लादेश की वॉर के जब हम जीत गए थे तो बहुत सारे सेमिनार्स होते थे, शोज होते, उसमें कहा जाता था इंदिरा गांधी ने किया, जनरल मानेकशॉ ने किया, इन लोगों ने, रॉ ने ऐसे किया। एक बार क्या हुआ, पीछे की रो में बैठे हुए थे आर्यन काओ ऐसी समारोह में किसी, तो एक बांग्लादेशी आया, कह रहा आप यहाँ रो में क्यों बैठे हैं, आपको तो फर्स्ट रो में, आपके बगैर तो हमें बांग्लादेश बनता ही नहीं। तो वो कह रहे नहीं आपको गलत फहमी हुई है, और वो वहां से चले गए। तो वो भाई उसको चाहिए नहीं था, उसको चाहिए नहीं था भाई को, कि मेरे को अपना हाई मिलता है अपने अंदर, मुझे किसी का वो नहीं चाहिए। और दैट इज ट्रू फॉर यू नो, इफ यू आर वर्किंग फॉर अ सीक्रेटिव एजेंसी, एंड head of one of the intelligence agencies of France said that one of the five most influential people in the espionage or spy arena is Ramnath Kao. He did an amazing job for India. 1971 war उनके बिना जो उन्होंने सेटअप किया, जो कम्युनिकेशन सेटअप किया, जो मुक्ति बाहिनी जो रेबेल कर रहे थे बांग्लादेश में, मुक्ति बाहिनी, yes. If we can go up into depth on the Mukti Bahini, also so that the people who are listening in for the first time would also know what we're talking about. मुक्ति बाहिनी ऐसा था कि 71 वॉर से पहले जो वेस्ट पाकिस्तान था, वो ईस्ट पाकिस्तान पे, जो बांग्लादेश है अभी, अत्याचार करते थे और उनको गंदा समझते थे, काले मछली खाते हो, काले हो, और है ना, रेसिस्ट थे वो बेसिकली, है ना। तो वो ये सब सोचते, और उन्होंने बहुत सारे लाखों लोगों को रेप करके, मार के ऐसे छोड़ रखा था। तो वो कहीं भी गोली मारते थे, चौराहे पे ना, मन नहीं कर रहा तो 4 लोगों को गोली मार दो, ऐसा भी चलता था वहां पे। तो वहां पे रिवोल्ट शुरू हो गया, किसके कहने पे। अब इंडिया को क्या था, शुरू में ऐसा लगता था इंडिया सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश के रेफ्यूजी आ गए थे 1 करोड़ के करीब वेस्ट बंगाल और बिहार में। मगर इंडिया को करना है इसलिए जरूरी था, मैं पढ़ रहा था अभी रिसेंटली, क्योंकि इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी वगैरह चल रही थी ना, नागालैंड, मिजोरम वगैरह में, इनको पाथवे मिल जाता था बांग्लादेश से, मतलब ईस्ट पाकिस्तान से,
इंडिया ने सोचा यार ये मौका अच्छा है, इंदिरा गांधी ने सोचा अब ये तो हमें करना ही, 1 करोड़ को तो हम खिला नहीं सकते, दूसरा अपना काम भी ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से क्या करते हैं, इनको एस्केप रूट मिल जाता है और यहाँ से निकल जाते हैं। कह रहे अगर हम बांग्लादेश बना देंगे, हमारा ही देश होगा, तो कहाँ जाएंगे फिर, हमारा नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम भी कंट्रोल में आ जाएगा। So you mean to say कि पाकिस्तान का insurgency was happening not just through North Kashmir and all, जहाँ पे it has historically always been, but also through Northeast का regions. No, not direct insurgency. They were instigating northeast people. जैसे मिजो नेशनल फ्रंट और नागालैंड में भी, जो बोडोलैंड में पता नहीं, आसाम में है नागालैंड में, सॉरी आई फॉरगॉट, उन लोगों को भी ये इंस्टिगेट कर रहे थे। तो उन लोग आईएसआई का आता है, इन्होंने कहा अच्छा आईएसआई का आता है, ठीक है अब हम बताते हैं तुम्हें। तो यहाँ रॉ उसमें आया, रॉ ने कहा हाँ मुक्ति भाई नहीं, जितने भी रेबल्स हैं रॉ के एजेंट गए, उनको ट्रेन किया, सबको ट्रेन किया अच्छी तरह, उन्हें प्लांट कर दिया अंदर ही अंदर। बल्कि ऐसा था कि इंडिया ने जीतना ही था, कुछ भी कर लेता, क्योंकि इंडिया अंदर तक पहुंचा हुआ था वहां पे बांग्लादेश में। जो रेबल्स थे सारे इंडिया के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, इंडिया हैड टू विन, देयर वाज नो चॉइस for Pakistan. It's interesting. I mean, it would have been very easy to actually enter Bangladesh compared to Pakistan. It's not just the religion, right? It's also the culture, the Bengali culture. Yeah, ultimately, definitely. It's about culture. it really helped a lot. And Bangladesh was like a refuge for a lot of these insurgent camps also. So they were destabilizing major parts of Manipur and all those areas. So it's essentially extremely interesting that part. And no one talks about that section of history actually. So you have and Raw actually. No one credits Raw also because we wouldn't have Bangladesh without them, and we wouldn't have Sikkim in India without them. Those are major wins. Major there are wins. many other things. I mean, I'm just, my mind is going here and there about the Raw stories, and there's some amazing. I was just reading R.N. Cow. What he did was, about the apartheid movement that happened in South Africa. South Africa got independence. Yeah. आपको क्या लगता है नेल्सन मंडेला ने कर दिया अकेले? I like how you asked that question. It's so nice. नहीं तुमको क्या लगता है उसने अकेले किया? नहीं बे. नहीं मेरा वो नहीं. Arrogance. I want to know what you are drinking now for sure. Is it African? Well, Bafana will become Jai Hind in the middle now. नहीं actually मैं खुद पढ़ रहा था, मैं खुद शॉक हो गया। उसमें लिखा था कि ये जो अपार्थीड वाला एंगल है, वो सब है वहां पे, जो इंडिपेंडेंस मिली, इसमें रॉ ने भी बहुत बड़ा प्ले किया है पार्ट। मुझे डिटेल नहीं पता कि कैसे किया है, पर आरएन काओ वाज इन्वॉल्व्ड। आरएन काओ लीबिया के इंडिपेंडेंस और इन सब में भी इन्वॉल्व थे। लिबिया वाज आरएन काओ। हाँ, मैंने भी किताब पढ़ी नहीं एक्चुअली पूरी ना, काउबॉयज ऑफ आरएन काउबॉयज का। I want to see that. I want to read that. हाँ, तो वो अमेजिंग बुक है। उसमें थोड़ा बहुत मैंने जो एक्सर्प्ट्स निकाल पाया, उससे मुझे पता लगा। So South Africa, Libya, Myanmar, though anyway they had done a lot of things. And sure. Bangladesh, Sikkim, Jesus, and Siachen also. I guess they must have played some role in it, but maybe in a later stage, not in the initial stage, because Siachen was way before. Siachen was way before the formation. Siachen की तो story बहुत ही अच्छी है। I think we should get into the story of Siachen. I would like to know. That's another story. Yeah, but whenever possible, I would like to know more about Iron Cow also. I mean, sounds just like yeah. एक और one more interesting fact. Sorry, I forgot. Iron Cow ने कहा जब मैं मरूंगा मेरे 5 tapes हैं और files हैं, उसके साथ files के होंगे, वो मेरे मरने के एक आएगा 5 साल बाद, मेरे मरने के एक आएगा 10 साल बाद, एक आएगा 15 साल बाद, और अभी भी जो 1971 वॉर है और इंदिरा गांधी की डेथ है, उसके जो टेप्स हैं और फाइल है वो 2027 में खुलने हैं। 27 और आयरन काउ ने लिखवाया है। तो अभी यहाँ पे म्यूजियम है ना, लाइब्रेरी जो यहाँ पे दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम है, लाइब्रेरी है वहाँ पे, आर्काइव सेंटर और समथिंग, आर्काइव सेंटर। हाँ, उसमें 2027 में पता लगा गया आपको कि आखिरकार इंदिरा गांधी क्यों ऐसे मरी, वैसे तो मैं पता है, और 71 हम कैसे, उसने प्लान किया था कि मैं जब मरूंगा उसके इतने साल बाद ही खोलेगा, उससे पहले नहीं। And hats off to the Indian government, they have given him the respect कि हम ऐसा ही करेंगे। They have to. I mean, so Sikkim, Bangladesh, Myanmar, South Africa, Libya, and we forgot even Punjab, right? The Khalistani movement. Punjab, right? Amazing. Punjab में तो बहुत ही amazing story है, खत्म ही कर दिया उन्होंने। और श्रीलंका। It's amazing. श्रीलंका also. Wow. श्रीलंका also. बहुत सारी चीजें की उन्होंने। और लेकिन हम सियाचिन की बात कर रहे थे शायद। सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं।
So this is pre-cow in many ways, right? Siachen would be Yeah. pre-cow. No, it's post-cow, but Post-cow. Acha. it is majorly a collaboration, but it was due to एक आर्मी ऑफिसर की वजह से हुआ था। तो एक Okay. ऑफिसर थे हमारे कर्नल बुल कुमार, जिनका नाम था कर्नल नरेंद्र कुमार। उन्होंने क्या किया था, उनको एक जवान ने ऐसे ही कह दिया कि साहब आप कब तक इन छोटे छोटे लोगों से बॉक्सिंग करते रहोगे, कभी हमसे भी करो। लंबा चौड़ा था, उसने चैलेंज मार दिया, मतलब जवान ने साहब को, ऑफिसर को। तो उसने कहा ठीक है बताता हूँ तुझे। तो उन्होंने बैल की तरह फाइट करके और हरा दिया उसे। उसका नाम उस दिन से कर्नल बुल कुमार हो गया कि भाई बुल की तरह लड़ता लड़का। तो बुल कुमार क्या, बुल कुमार आर्मी में माउंटेनियरिंग डिपार्टमेंट में चले गए थे। उन्होंने नंदा देवी, K2 तो नहीं, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, इन हर जगह पे ट्रैक किया हुआ था, कंचनजंगा। बल्कि 1966 के अटलांटा ओलंपिक में ना स्पेशल मेडल दिया था उन्हें, गोल्ड मेडल, क्योंकि सिक्किम के रूट के थ्रू उन्होंने कंचनजंगा पे चढ़ाई की थी, वहां पहुंच गए थे, जो कि 25 साल से लोग ट्राई कर रहे थे, नहीं कर पाए। तो दैट वाज कर्नल बुल कुमार। Wow. तो हाँ, तो 77 की बात है, उनके ना एक कंटिजेंट आया, जर्मन कंटिजेंट, जिनके साथ वो ना राफ्टिंग वाफ्टिंग पहले कर चुके थे, साइकिलिंग एक्सपीडिशन, राइट, राफ्टिंग कर चुके थे। उन्होंने कहा यार एक जगह है सियाचिन के पास, एक जगह है वो पाकिस्तान में आती है, ये मैप दिखाया उन्होंने कि सियाचिन है, पाकिस्तान में आता है, पर यहाँ कोई आता जाता नहीं, इसके नीचे नुब्रा वैली के थ्रू इधर उधर आपको वो नदी वदी जाती है, और उधर हम ना राफ्टिंग और एक्सपीडिशन करना है। उसने कहा इधर दिखाना है, ये सियाचिन कब से पाकिस्तान में हो गया। तो उनके पास इंडिया के बाद यूएस का मैप था। उसने कहा यूएस का ऑफिशियल मैप है, उन्होंने दिया है, उनसे लिया है आर्काइव्स वगैरह से, मैप में ये तो है, उन्हीं का है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, करके आ गया एक्सपीडिशन। वो आए वापस, वो दिल्ली पहुंचे, डीजीएमओ पे, जनरल छिब्बर हुआ करते थे, डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। उन्होंने कहा छिब्बर साहब मुझे वो कुछ चाहिए, मतलब बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। छिब्बर साहब ने कहा क्या इंपॉर्टेंट बताएगा मुझे। उसने अपने उसको ब्रिगेडियर मेहता थे वहां पे, उन्होंने कहा यार इसको चाय पिलाओ, इससे देखो क्या क्या जानना चाहता है। उन्होंने बताया ब्रिगेडियर मेहता के, तो ब्रिगेडियर मेहता के भी होश उड़ गए। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, पाकिस्तान हर मैप में, वर्ल्ड के मैप में सियाचिन को दिखा रखा है कि उसका हिस्सा है पाकिस्तान का। तो वो कि जाते हैं, आप सारी ट्रीटीज देखते हैं, वो 1948 की ट्रीटी देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या हुई, उसमें कुछ नहीं। 65 की देखते हैं, उसमें कुछ नहीं। 70 मतलब 66 की जो ताशकंद था, 72 की देखते हैं, शिमला समझौता, उसमें कुछ नहीं। उसमें सब ये कहा है कि नॉर्थ में इस साइड इंडिया का एरिया है, तो इम्प्लिसिटली वो एरिया जो सियाचिन था वो इंडिया का होना था। पर क्योंकि डिफाइंड लाइन नहीं थी, पाकिस्तान ने हर जगह दिखा दिया कि हम कर रहे हैं, और उन्होंने एक्सपीडिशन भी शुरू कर दिए थे वहां। जैपनीज एक्सपीडिशन हो रहा है ना, और कोई भी एक्सपीडिशन हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा है। वो कह रहा है भाई, तो उसने जनरल छिब्बर के पास गए, ब्रिगेडियर मेहता, कहते कि भाई ऐसा है, वो जरा ये देखना है मैप वैप, तो हमें गड़बड़ लग रही है। कह रहे हाँ यार तो गड़बड़ है, इन्होंने तो मैप ही मैप में छीन लिया हमसे सियाचिन। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऑपरेट कहा गया भाई कर्नल बुल कुमार से, भाई ऐसा करो जल्द से जल्द एक टीम बनाओ और निकल जाओ एक्सपीडिशन के लिए। इंदिरा कॉल और 2-3 पीक्स और जगह है वहां पे सियाचिन में, वहां निकल लो और देखो क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने टीम बनाई, वो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट श्रीनगर के ही वो हेडवेड हुआ करते थे उस टाइम। उन्होंने टीम बनाई और वो कट लिए अपनी टीम के साथ, बड़ी मुश्किलों से, एवलांच आ रहे हैं और बर्फीले तूफान और कुछ हो रहा है, फिसल रहे हैं, पहुंच गए भाई इंदिरा कोल में। और बाकी जगह उन्होंने देखा, सिया कांगड़ी पे जाके देखा भाई कि उस जगह से कोई भी कंट्री, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कोई भी कंट्री 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है दूर। 100 किलोमीटर कह रहा है, ये इंपॉर्टेंस है इस रीजन की, तब पता लगा। तो वो आए, उन्होंने रिकमेंडेशन। जो जनता देख रही है अगर स्क्रीन पे देखे तो मतलब बहुत सिंपल है कि हम जहाँ पे हैं उसके यहाँ पे इज चाइना, like to the east is China where the cursor is right now, to the west is Pakistan, obviously you can see Islamabad. थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ताजिकिस्तान दिखाई देगा, और इस साइड ऊपर जाएंगे तो you obviously go to Russia. However, Afghanistan also on the side. Afghanistan right? on the extreme left of the screen, right? And apart from that, but the area in middle, like which is like pure ice, is like a ice desert. That's Siachen, the Siachen Glacier. So it just tells you ki how
crazy it is, like in the middle of nowhere. Is the extreme? Correct me if I'm wrong. Is the extremities of what? The Extremities of minus 70. minus 40 45 तो नॉर्मल है, समर्स है वहां पे, Wow. minus 45 हो गया. And height is also like 15 16 18,000 feet, 21 ऐसे भी होता है. मैं मैप दिखाता हूँ, थोड़ा पता लगेगा. Let me share my screen first. which is insane, right? If That's you can see this one of the most area, hardcore areas in the this world. Siachen. Oh wow. Yes. Wow, This look is at that. Siachen. And what is the importance? यहाँ पे अगर ये शाक्शगाम वैली जो है ना, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी 1963 में. दे दी थी. Okay. Yeah. दे दी थी, हाँ. ये बेच दी कि तुम ले लो, हमें क्या करना है. इंडिया को तो परेशान तुम भी करती हो, ले लो, हमसे तो कंट्रोल हो नहीं रहा. अब ये सियाचिन की इंपॉर्टेंस क्यों है, जस्ट डाइग्रेसिंग अ बिट, क्योंकि अगर सियाचिन हो जाता ना तो इनका ये जो पीओके है और चाइना आराम से मिल जाते, क्योंकि अक्सर चीन तो 62 में ले लिया, चाइना नहीं, आराम से मिल जाते. फिर आप आराम से इंसर्जेंसी यहाँ से भी करो, यहाँ से भी करो, पूरा दबदबा बना के रखो इंडिया को. यहाँ पे एयरबेस बनाओ आराम से. हाँ, आराम से ये एरिया ले लो. ठीक है, तो ये चाहते थे वो, ये नहीं हो पाया क्योंकि कर्नल वापस आए, है ना. कर्नल बुल कुमार वापस आए कि पहले उससे, फिर उन्होंने कहा भाई रिकमेंडेशन है और ऐसा करो, वहाँ पोस्ट बना लो और नजर रखो. तो उन्होंने कहा ठीक है, अब दूसरा आपको दूसरी बार भी जाना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 पीक्स रह गए हैं, वहां जाना पड़ेगा. अब इंडिया देख रहे हो, इंडिया की हालत 78 में हो गया, 81 तक कर्नल बुल कुमार वेट कर रहे हैं कब आएगा ऑर्डर, कब मैं जाऊंगा दोबारा, और 81 में रिटायरमेंट हो गया उनका. Jesus. रिटायरमेंट हो गया. और रिटायरमेंट बस एक चीज से हो गया कि उनकी ना 6 महीने की लीव बची हुई थी. उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया एक्चुअली, क्योंकि उन्हें ना ब्रिगेड नहीं रहे थे, वो कर्नल ही थे. उन्होंने कहा मैंने सारे पहाड़ तो चढ़ लिए, अब मैं क्या करूं, और ये भी नहीं आ रहा. तो उन्होंने जैसे ही रिजाइन डाला, जैसे ही वो रिटायरमेंट के लिए कहा, रिटायरमेंट शुरू हो गया. उनको 6 महीने मिले कि आप छुट्टी लो, क्योंकि पहले लीव इनकैशमेंट नहीं होता था, तो आपको जबरदस्ती लेनी है 6 महीने तक आप जॉब में हो, आप छुट्टी लो. उसी दौरान अप्रूवल आ गया कि सेकंड उसके लिए जाओ. तो उन्होंने कहा कि चलो मैं चले जाता हूँ, मैंने शुरू किया, मैं ही खत्म करूंगा. पर तब तक टीम ने कह दिया तुम नहीं जा सकते, पिछली बार गए थे तुम्हें फ्रॉस्ट बाइट हो गया था, अब तुम 7,000 फीट ऊपर नहीं जा सकते, वहां तो 18-20,000 25,000 22,000 फीट हो जाता है, तो अपने जोखिम पे जाओ. उसने कहा मैं चले जाऊँ. ये इन लोगों की वजह से तो भारत बचा हुआ है. तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं चले जाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरी गारंटी, मैं मर भी गया तो मेरी को है. वो गए इस बार उन्होंने सारी पीक्स देखे. इस बार पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर भी आया ऊपर से, मगर इनके पास हथियार तो थे नहीं, तो उसने हमला नहीं किया, सिर्फ पिक्चर्स लेके चला गया. इन्होंने रिपोर्ट दे दी कि भैया जल्द से जल्द सियाचिन को ले लो, नहीं तो गेम हो जाएगा. तो 84 वो रिटायर हो गए. 84 तक भी कुछ नहीं हुआ. 84 में हुआ कि रॉ की रिपोर्ट आई कि यूरोप से कुछ विंटर इक्विपमेंट्स खरीदे जा रहे हैं पाकिस्तान बल्क में, और रॉ ने ये भी खबर दी कि जो वहां की इन्फेंट्री थी, जो वहां पे नॉर्दर्न कमांड की सियाचिन में जो पोस्टें थी पाकिस्तान की, उनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई अक्टूबर तक, और कम्युनिकेशन लाइन भी बिछ रही है. तो अब तो साफ था कि भाई वो ही पहले ले लेंगे. और ऐसे में क्या दिक्कत होती है ना, इतनी हाइट पे, जैसे कारगिल में भी हुआ था या कहीं भी होता है, इतनी हाइट पे आप एक बार चले गए ना, तो चाहे पूरी बटालियन ले आओ, आपको हटाना मुश्किल हो जाएगा दूसरी पार्टी को. तो इसमें यू हैव टू बी प्रीएम्प्टिव इन योर अप्रोच. इंडिया ने कहा भाई जल्दी से जल्द करते हैं, और जल्दी से जल्द उन्होंने क्या किया, 2 बटालियन बनाई, कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट से कहा अब 13 अप्रैल को बैसाखी है, सबको लगेगा हम नहीं करेंगे, जुम्मा भी है, वो लोग नमाज पढ़ने में रहेंगे. ये फैक्ट है कि जुम्मा है, वो नमाज पढ़ने में रहेंगे. और अप्रैल में कोई करता नहीं, जुलाई होता है बेस्ट टाइम सियाचिन के लिए. उन्होंने कहा कर दो भाई. धीरे धीरे पहले सियाला पे गए, फिर बिला फोंडला पे गए, धीरे धीरे 2-3 साल में पूरे सियाचिन पे कब्जा किया इंडिया ने. कब्जा बना लिया. एक तो पोस्ट और थी जिन पे लड़ाई कायद पोस्ट वगैरह थी. 1987 में वहां जाके ऑपरेशन किया और वहां भगा दिया. मुशर्रफ ने कई बार कोशिश की लेने की. मुशर्रफ वाज द हेड ऑफ दैट नॉर्दर्न कमांड. वाओ, ही ट्राइड टू मेनी टाइम्स, पर उसके दिल में वो चोट रह गई. इसलिए उसने कारगिल किया. वहां पे भी बाहर कारगिल भी किया उसने.
कारगिल भी सियाचिन के लिए किया कि रोड जो हाईवे था वो कट जाए और मैं सारा सामान वो इंडिया ना पहुंचा पाए, वो धीरे धीरे सियाचिन ले लेंगे। पहले वहां भी यहाँ भी आ रहा तो बड़ा बुरा हुआ मुशर्रफ के साथ। Guys, I hate to be the bearer of bad news, so we are running out of time on this particular video. We'll take a short break of a minute and get back to it. So the people, by the way, the people who are actually watching or listening to this, don't worry, we'll be back within the next 5 seconds. Go for it. Right. So, I mean, Siachen is more or less over because India went there in, 84. And the two battalions that India had, India went there. Then in 87, there were a few peaks which were left with Pakistan. India ने क्या किया? India ने वहाँ पे ऑपरेशन किए, एक ऑपरेशन राजीव हुआ था, जहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने इंडिया ने क्या किया, रोप वो बनवाई, पूरा रास्ता बनाया। एक मेजर राजीव थे, मैं पूरा नाम भूल गया, उनके नेतृत्व में वो लोग गए और उन्होंने कायद पोस्ट थी, कायद आजम जिन्ना के नाम पे थी वो, तो वहां पे वो कोशिश की उन्होंने, लेकिन और 2-3 दिन तक तो उन्हें वो रोप बिछाई उन्होंने चढ़ने के लिए, पर गलती से क्या हुआ, ऊपर से एक पाकिस्तानी सैनिक ने देख लिया, बस एक की देखने की देरी थी क्योंकि हाइट थी, उन्होंने उन्हें मार दिया सबको। इंडिया में मतलब आर्मी इतनी खुंदक में आ गई, उन्होंने कहा अब ऑपरेशन करना होगा 50 लोगों के साथ, अब 5-6 वाला नहीं करना। राजीव गांधी से अप्रूवल मांगा, प्राइम मिनिस्टर थे तब वो, 1987 में अप्रूवल आया, थोड़े दिन बाद आया। सबसे पूछा गया कि कौन कौन जाना चाहता है, हमें 20-30 लोगों की जरूरत है, बाकी एयरफोर्स का सपोर्ट रहेगा, बाकी और भी लोग होंगे। तो इंडियन आर्मी बीइंग इंडियन आर्मी, सबने हाथ खड़े कर दिया, हमको जाना है। बड़ी मुश्किल से लोगों को बोला कि भाई 20-30 ही चुनने हैं, सब नहीं जा सकते। तो ये जज्बा था और हमेशा से रहा इंडियन आर्मी का। तो वो गए और वहां पे बहुत मुश्किल टेरेन था, 90 डिग्री की वहां पे चढ़ाई थी ऐसी। वो गए और एक थे हमारे सूबेदार बाना सिंह ने ना ऐसे वहां ऊपर जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, ऊपर ग्रेनेड उछाल के एक से दूसरे को पहुंचाया, और बाना सिंह ऊपर चढ़ गए, ग्रेनेड ले लिया और बरसा दिए ग्रेनेड। उसके बाद पूरी इंडियन आर्मी जितने भी लोग गए थे ऊपर चढ़े और उन्होंने मारा खूब, और कुछ भागे पाकिस्तानी, इधर उधर दौड़ गए, इधर भागे, कईयों को मार दिया। बाना सिंह ने खुद 6-7 लोगों को हैंड फाइट या बंदूक से या ग्रेनेड से मार दिया और परमवीर चक्र मिला था उन्हें। अच्छा। और बाना पोस्ट नाम रख दिया था। वहां पे ऐसे ही होता है कि नाम पे हो जाती है बाना पोस्ट। सागर नाइस, ऐसी पोस्ट है सियाचिन में। बाना सिंह तो वो ये सब फिर सियाचिन पे इंडिया कंट्रोल है। अब बहुत कोशिश करता है, जैसे हमने बताया कि 99 में कारगिल वॉर भी इसी वजह से हुई, मेजर रीजन, पर नहीं हो पाया। अब सियाचिन पे इंडिया है तो है, अब नहीं हो सकता। अब एक और एंगल जुड़ रहा है कि इंडिया कह रहे हैं कि अब चाइना क्यों ऐसे कर रहा है। चाइना सीपेक है, चाइना का सीपेक का रीजन ये है कि इंडिया कहीं गलती से अब ऐसी इंडिया पावर हो गई कि कहीं पीओके ना ले ले, कहीं इंडिया। तो this is Bana Singh. Bana Singh, I just wanted to see who Bana Singh is. Oh, he looks also badass, huh? He, of course he does, yeah. So Insane. and the best thing is, like, one of the things that really make me happy is the fact that he's still alive and hopefully healthy. Alive. Yes, he's 71 years old. Again, somebody born in Jammu and Kashmir in 1949. Pretty awesome, man. This is very, very, very awesome. Yeah, I think we can go on. So the Siachen operation was called Operation Meghdoot, is it? Operation Meghdoot was called, and overall the deployment of the army, it was called Operation Meghdoot. लेकिन जो ये बाद में हुआ था, इसे ऑपरेशन राजीव का नाम दिया था, जिसमें बाना सिंह, क्योंकि राजीव, मेजर राजीव was the one who was martyred, right? उनके नाम राजीव लिखा करा था, और फिर लोगों ने वो जीत लिया। तो यही है। तो उसके बाद did Bull Kumar get any kind of recognition? Sorry, did Bull Kumar get any kind of recognition? I guess he got. I don't remember that. Sorry, again due to my memory. But उनको मिला था कुछ ना कुछ तो। मिला था ना? Let me. Yeah, I mean, while we're at it, let me also look for it. Let's look it up, because these kind of people, I mean, we don't really read about or hear in schools, in our history textbooks. We're never really exposed to this kind of literature. I mean, this kind of news. बुल कुमार को तो मैंने इनकी फेसबुक प्रोफाइल है, उसमें अपना वीडियो भी भेजा था जो अखंड भारत ने बनाया था सियाचिन पे।
पर वो Wow. रिप्लाई Okay. आया नहीं कि शायद वो देखते नहीं होंगे, तो वो आया नहीं कि कोई किसी ने चला रखा होगा वो उनके बिहाफ पे, लेकिन अभी देखा नहीं। Mhm. तो हाँ, उनको मिले, Wow, इनको look भी। at that, man. He's crossed 7 mountain ranges. Pir हाँ Panjal Range, Himalaya, Zanskar, Ladakh, Saltoro. Saltoro is very close to Siachen, right? It's a इट्स अ sub-range of साल्टोरो रेंज, हाँ Karakoram. उसी में आता है Yeah, सब, हाँ वही वही it's a Karakoram. Yeah, it's a part of the Karakoram. Yeah, Yeah. it's काराकोरम part of है, the Karakoram. It's just on the other south, some south side, I think. Karakoram is a राइट। badass range. Fucking look Can you at that imagine? shit, dude. Look at that. That is insane, huh? It's beautiful. Yeah. And Karakoram and that entire area, right? It has K2. It has the Gashipuram 1, 2, 3, 4, 5. I think these are massive यार peaks, and they're so अगर majestic. इतना टेंशन नहीं होता ना, It's तो I would scary. have really wanted to sort of check out a lot of Pakistan, man. This is like literally beautiful, man. Look at this picture, लड़ाओ man. That just पियोगे। tells you what a glacier is, right? It's a frozen river. You can just make out so well in this. Yeah, You can just राइट। see it like spiraling. frozen Yeah, right there. it's Yeah, beautiful. it's amazing, man. Wow. Fuck, man. Why can't we just go and like hang in places like Gilgit, Baltistan? That'd be so awesome. गिलगिट पाकिस्तान ज्यादा Uh, सुंदर है, कहते हैं कि कश्मीर का सबसे सुंदर पार्ट गिलगिट अरे मतलब there are some YouTubers who are obviously not from India have been there. Gilgit, हाँ हाँ Baltistan. There's a guy called Mark Wines who's like a food traveler. हाँ, देखा मैंने। So yeah. Mark Wines has been to like a food tour in Gilgit Baltistan. तो first thing that strikes you is like इनका खाना कितना अपने जैसा है, क्योंकि like they're also हाँ eating some sort of pulao chicken के साथ बिरयानी basically, and all sorts of like fruits जो कि अनार और इस टाइप की चीजें, but Okay. like the whole video just goes to this Gilgit Baltistan वाला area, and his car is going through that area. और उसके नीचे there is like a river. I mean, I would encourage anybody who's listening to check it out. There's a beautiful river, like it looks like glass. एकदम हाँ, मतलब it looks like बहुत glass. सुंदर। मैं तो उसको देख के लगता है कि ये इतनी लड़ाई नहीं हो रही होती ना, तो मतलब जो भी है, जो भी टेंशन है वो नहीं हो रहे होते, तो मतलब इंडिया की आधी पब्लिक जो है वो छुट्टी मनाने वहीं जाती है यार, क्यों नहीं जाती? हाँ, वो तो इंडिया का पार्टी होता है ना, अगर सब कुछ सही Exactly. होता है, वो पीओके ही तो है। Yeah, we lost some of the best parts of the mountain ranges, yeah, for whatever reason. हाँ Ridiculously pretty, man. But you know, the Karakoram is not just pretty. It's just so hardcore. The stories you नहीं, hear, अच्छा right? The deeper you get into those mountain ranges from a mountaineering perspective, those areas are as hardcore as they come, and that's why the most hardcore people actually come out of those areas. You know, like even the Pamir areas and everything. I mean, you realize why the Pashtuns are the way they are. I mean, no one ever took over Afghanistan. There's a reason for it. First of all, the terrain and the people, man. It's scary. It's a scary place. A Hindu Kush and all those places, amazing. And, There are and multiple to have stories, like right? to have someone, yeah, multiple stories. To Of have someone like a Bull Kumar go there, it feels good, you know. Yeah, Indian machismo or whatever, but it's pretty cool. yeah. It's awesome, पर very inspiring. बुरा 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 इसलिए लगता है ना, और लोग कहते हैं, मतलब मैं कोई सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि लोग कहते हैं कि अरे एक नैरेटिव चलाया है कि हम हिस्ट्री को चेंज कर देंगे, हिस्ट्री को चेंज कर देंगे। डूड, हिस्ट्री को चेंज करने की जरूरत है। जब आपने बताया ही नहीं कि असली हीरो कौन है, तो आपकी हिस्ट्री चेंज नहीं होनी चाहिए। जब आप झूठी I think more than that, I think history को expand करने की जरूरत है, right? Because expand in the sense you make your own decision. One of the good things that I like about history is कि भाई मेरे को no, like the way I look at it is like you are reading 6 different perspectives on history. Like one is obviously like nobody ever read about Bull Kumar, right? Like never ever have you read about Bull Kumar. I mean, in that case, you've not read about anything in history books. मतलब if you're from Maharashtra, you're like इतनी सी किताब होती है, उसमें इंसान कुछ नहीं पढ़ पाता है। नहीं हर जगह इंडिया में हाल है भाई। हाँ, तो और हिस्ट्री को तुम ट्रीट करते हो एक सब्जेक्ट जिसमें मतलब तुम्हें इसका आंसर लिखने से 10 मार्क मिलेंगे और इसका आंसर लिखने से 5 मार्क। वो ना औरंगजेब की बीवी का नाम क्या था, अकबर ने कितनी शादी की थी। fill in the blank, fill in the blank, fill in the blank, fill in the blank. दीने लाई चलाया था, दीने लाई चलाया था। हाँ, so इन्होंने किया था। and in general, right? In general, like even like you cannot imagine, say for example, Harappa without listening to stories about Harappa. तुमने Harappa के question का आंसर लिख दिया from like 1000 2000 BC or something, I guess, to that much BC, right? And you're like, okay, what do I do with this information? It makes no sense whatsoever. And the other thing is obviously kitna kuch omitted hota hai, because the moment you start telling people about these stories, and if you tell them 100 such stories, what eventually comes out is like the important piece that happens is you start developing a perspective, and which is for me the single most important thing that has come out of
like doing culture minus sanskar, reading more and more history and trying to understand it ki boss, like when somebody says कि ये पूरा गलत है, वो पूरा गलत हो ही नहीं सकता. When somebody says ये पूरा सही है, पूरा सही हो ही नहीं सकता. It cannot be black and white. It's just impossible for any part of history to be black and white. You know, like so, like when people say कि the right wingers have changed so much history, but here's the thing, man. I mean, there is a lot of history which includes like your whatever you want to call them, Hindu bravehearts or the saints and whatever, right? That is a part of your history. You cannot ignore that, but that shit happened. And when you say कि Mughals did this and it's also Marxist perspective, well, the thing is, it's important to have that perspective because that shit also happened, right? And you get 100 of those, and then you're like, okay, now I have 100 ways to look at this particular story. Like a Bull Kumar story, I know that there are 2 or 3 ways to probably look at this, and I would also like to see कि और कौन से ऐसे लोग थे and you know, like what did they have to say about it? What does somebody who's like a critic of the government has to say about raw? मतलब Pakistan, or I also would like at some point, like what is Pakistan's perspective on raw? Stuff like that, and that just really is interesting for me. भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारे फैक्ट्स हैं. जैसे अभी मैं विक्रम सूद जो एक बार रॉ के चीफ रह चुके हैं, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था. वो कह रहे थे कि वो इंटरव्यू ने पूछा कि आपको ये लगता है कि हमेशा कुछ भी होता है पाकिस्तान में वो रॉ का नाम ले लेते हैं. वो कहते हैं कि आई एम हैप्पी, आई लाइक इट. कह रहे वो ना हमारा और आईएसआई का ऐसा है कि हम टीम्स हैं, कभी हमने गोल कर दिए ज्यादा, हम ही जीतते हैं ज्यादा, पर कभी उन्होंने भी 2-4 गोल किए, ऐसा भी होता है. तो वो एक देखो, अगर आप देश हो तो आप सोचोगे आपने वो करना ही है ना. अब अगर एजेंसी की, अगर मैं हूँ रॉ में, मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं, तो मैं बलूचिस्तान देखूंगा ही देखूंगा ना यार. मैं क्यों नहीं देखूंगा? तुम मेरे में आ रहे हो, तुम मेरे पंजाब को खाना चाहते थे, मैं तुम्हारा बलूचिस्तान और सिंध भी करूंगा फिर मैं, है ना. तो वो मेरा काम है, इट्स माई राइटफुल ड्यूटी, यू नो, टू सर्व माई कंट्री. वही है. जैसे अब आप बात कर रहे थे, जैसे बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव है. मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, पूरी दुनिया में ना, सिर्फ इंडिया में पूरे इंफॉर्मेशन दे दो और फिर आपको जो पिक करना है यार, आप बुफे है, बुफे में आपको सब बुफे खाओ. आप वेजिटेरियन और वेज लो, मैं नॉन वेजिटेरियन में नॉन वेज खाऊंगा, मेरा जो मन करेगा मैं वो पर्सपेक्टिव बनाऊंगा अपना. जैसे मैं वही तो कह रहा हूँ, हमने हीरो बताए, वैसे टॉपिक आना नहीं चाहिए था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते सही है. लेकिन प्राइम मिनिस्टर एटली जो इंग्लैंड का था, उसने वेस्ट बंगाल के गवर्नर से कहा था एक बार जब वो आया था कि, और तो आपको क्या लगता है कि 1942 मूवमेंट जो था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उससे आपको इतनी दिक्कत हो गई वर्ल्ड वॉर से कि आप छोड़ के चले गए? कह रहा है तुम के सपनों में जी रहे हो क्या? ऐसा कुछ बोला उन्होंने कि इट वाज इंडियन नेशनल आर्मी, जिसकी वजह से हमें देश छोड़ना पड़ गया. क्योंकि, और लॉजिकल है, क्योंकि आर्मी में म्यूटिनी हो गई. जब आर्मी में म्यूटिनी हो गई, लोग इंडियन नेशनल आर्मी को देखने लगे थे, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी ने वर्ल्ड वॉर के प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो इंडिया के थे, उनके लेके आर्मी बनाई थी. तो अब उनके प्रति वो था ना, सिंपैथी इंडियन आर्मी की हो गई थी आजादी से पहले, कि यार ये तो सुभाष चंद्र बोस ने आर्मी बनाई है, हमारे लोगों को बना के बनाई है और अच्छे कॉज के लिए बनाई है. इसलिए आप देखते हो ना, जब पासिंग आउट परेड होती है ना आईएमए की, गाना कौन सा चलता है? कदम कदम बढ़ाया जा. वो गाना इंडियन नेशनल आर्मी का है, कदम कदम बढ़ाया जा, गीत गाया जा. दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी सॉन्ग, दैट इज संग इन द पासिंग आउट परेड. तो आपको उस टाइम पता लग गया, जब आपके कंट्रोल में इंडिया की डिफेंस फोर्सेस नहीं है ना, तो ब्रिटेन के पास कोई तरीका नहीं था उसके बाद. हाँ, उन्हें दिक्कत हुई वर्ल्ड वॉर से, पैसे हारे, वो पैसे भी बहुत नुकसान हुआ उन्हें, लेकिन ये बहुत बड़ा मेजर रीजन था. अब आपको पता है कि रिवोल्ट होगा, आपके हाथ में आर्मी नहीं, आपको जाना पड़ेगा. तो बिना खड़ग बिना डाल बहुत हमने चोटें पहुंचाई, पर आजादी नहीं मिली हमसे. मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने पढ़ा है, हो सकता है आगे मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो. तो ये सामने तो रखो दुनिया के कि ये है, ये भी है. सुभाष चंद्र बोस भी है, ठीक है, नेहरू भी थे, भगत सिंह भी थे, गांधी भी थे, पर सुभाष चंद्र बोस भी तो थे, जिनके साथ कहने में तो बहुत कुछ होते. सुभाष चंद्र बोस को तो महात्मा गांधी ने मजबूर कर दिया था कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंटशिप छोड़ने के लिए, सेकंड टाइम में नहीं. राइट. तो ये बातें क्यों नहीं है? मतलब ठीक है, महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे काम किए, बुरे भी किए, इंसान ही थे वो ना, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, सबसे होती हैं. तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आए, लोगों तक तो पहुंचे वो हिस्ट्री. मीडिया की बात मत करो यार आजकल तो, मतलब मीडिया की तो बात ही मत करो. नहीं, मीडिया नहीं, सॉरी, मीडिया गलत ले लिया. मीडिया तो कुछ है नहीं, मीडिया तो हम ही लोग हैं, वो थोड़ी मीडिया. हां, मतलब इंडियन मीडिया इज लाइक द मोस्ट चुत्तेगिरी आई हैव सीन, लाइक माय. हां, नहीं, तो ये होना चाहिए. बाकी तो यार, बाकी तो सबका अपना. Imagine like in the 6th standard you're reading about Indian history
and everywhere you just read about we were conquered, right? But if you actually had a perspective, maybe in the 7th standard, 8th standard, about a certain Bull Kumar in India actually flexing their muscle, long awaited, but they actually eventually they did it, right? We flexed the muscle, and now we are a huge military force in the world right now to reckon with. That actually would inspire the shit out of youngsters, man. But To all join the time we army. just grow up thinking to join the army, just to feel proud about where they come from. Half the time, imagine the history textbooks when we grew up. All we read about was we were conquered, we were shit, social reforms were required. Britishers basically conquered us, Harappa and existed. Satyagraha was the only way out. Yeah. Mahatma existed only because of Mahatma, and because we learned to show the other cheek also. 50 years bloody we just slaved off, economically raped, and then we were left. So no one talks about Bhagat Singh, the revolutionaries, the extremists, what role they played, and Subhash Chandra Bose, like Shobhit is saying. Bhagat Singh, I do But think if you that actually you read a lot and you study a lot about Bhagat Singh also. I think to an extent that he well, because every kid in relative comparison, yeah, in relative yeah, comparison, maybe. yeah. But in relative comparison, you like the thing is, to be fair, we don't read about anything. If you think about it on history, I remember being in 10th standard and having literally like 3 chapters or 4 chapters on World War, on 2 World Wars, and all Google was 2 World Wars, 4 chapters, 30 pages. I mean, like 30 pages, yeah. that's fucked up. Okay, forget that. 2 world wars and the role of the Indians, the Indian army at That that was time, nothing, or under the British command. That would have been amazing, yeah. We were all the way, we were like rotting in North Africa and winning battles in the fucking desert against fucking savages that time. Like half the Western world would not even exist because of us. I mean, if it weren't for us, right? Indians, the Maoris, no one really talks about them, their role in the war. For sure, But absolutely. I mean, And that, I'm sorry to interrupt, but that was the reason. वो लोग जो डिफरेंस थे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि इंडियन आर्मी क्यों फाइट करे वर्ल्ड वॉर 2, हम तो इनके दुश्मन हैं, हम क्यों करें? तो महात्मा गांधी का ये रिप्लाई था कि नहीं, हम उनकी मदद करेंगे तो हमें जल्दी आजादी दे देंगे. उन्होंने ऐसा कहा है. उन्होंने कहा बापू आप देख रहे हो वो 100-150 साल से अपने राज कर रहे हैं, वो आप अच्छा काम करोगे वो आजादी दे देंगे आपको. नहीं, वो दे देंगे, उन्होंने कहा है. तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा मैं क्या कहूँ इसमें यार, मैं क्या कहूँ इसमें, मैं क्या कह सकता हूँ, है ना? लेकिन हिस्ट्री अब मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं लिखूंगा तो मैं हिस्ट्री लिखूंगा. नहीं यार, अब जैसे यहाँ पे गॉड डिस्कनेक्ट हो जाता है अगर, तो मैं कहूंगा यार आकाश का ना रानू का वही रहता है, खराब ही रहता है नेटवर्क उसका, भले मेरे अंदर प्रॉब्लम हो. तो दैट इज द वे हिस्ट्री वाज रिटन, राइट? ठीक है, हमें गाँव में मिल गई तो मैंने लिख दिया कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया, वर्ल्ड वॉर में सैनिक मरवा दिए अपने इतने सारे, क्यों गए हम वर्ल्ड वॉर में? मना कर देते, अब करो क्या करना है. थक हार के वो कहते चलो लिख के देते, चलो हम तुम्हें आजादी दे देंगे, लिख के कुछ करते, कुछ है ऐसा होता. What a tragedy, right? Like, imagine it's so naive, right? From the point of view of somebody who's say born in India, in an India ruled by England, he suddenly wakes up and he's like, okay, I have to go and fight against Germany, who has never done anything to me. I have to fight against like German and Spanish people, and the Japanese, for the British, who anyways have fucked my like previous generations over. Like, I it's very difficult to understand what the motivation might be for a soldier to go and rot away in North America, as you said, Sandeep, and like North Africa. No, sorry, North Africa. Sorry, and also like there were like on Dunkirk, right? Like even on the Dunkirk beach and all these places, there were Indians there. Like so, like they were there everywhere. Like even in Europe, there were Indians in Italy. But when the even in the First World War, this used to be the thing. But when the First World War also ended, the Great War, which ended, they made a memorial for the British soldiers who died in England. And they made it in Ballard Estate in Bombay. Okay, but it is only dedicated to the British soldiers. It's not dedicated to the Indians. Dude, it is going to pain you a bit more, and it would be very painful to learn about the fact that they have a memorial for the animals who supported them. There were few dogs and few creatures who supported them in World War II. उनके लिए memorial है, पर इंडिया के लिए नहीं, इंडियन soldiers के लिए. और आप उनको भेजा आपने. और लोग महात्मा गांधी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू का लोग चलो चलते हैं, लड़ाई करेंगे. सुभाष चंद्र बोस जिसने लॉजिकल बात की, उसका नाम नहीं है, उसको झूठे उससे कर दिया. खैर वो एक अलग टॉपिक है, वो कब मरे, क्यों मरे और कैसे मरे.
उन्होंने क्या क्या कर दिया. That's a very massive topic and a very crazy topic. But yeah, I mean, it makes But sense. it's this weird naive idealistic kind of an outlook, right? When you have like what at that time there was some 700 million Indians, their lives and their destinies in your hands, literally. To actually just say we don't. Okay, first of all, we should just listen to the Was it British, 700 million or was put it full faith. 35 crore की I don't आबादी know. थी? That was 35. No, I think I know 35 It crores. was less हाँ, than that. 35-40 करोड़ थे, 35-40. हाँ It was हाँ. half that. Wow, we just Just wow. Okay, so exploded. we just boomed. Okay, we exploded. so so, but it's also like it's crazy. It's crazy that as a young nation, also you just basically say that we will not militarize our resources. Nothing. We will just do Hindi We will chini not bye bye militarize because we and it's don't believe in crazy. war. But dude, if you're not believing in war, but the other people, other countries believe in war, यार, तो आप क्या करोगे? I, I just can't imagine that outlook. I mean, in the highest offices, people have voted for them, and they're sitting there. We don't need an army. No, we have a full subcontinent. How true is Okay. that though? Like, how true is that claim? I mean, it's a very crazy claim if true, right? That we said that we don't need an army. I mean, I don't So know. I think it was more. I think it was more to do with the lack of resources, and militarization was probably not the right option priority. at that time from policy. Yeah, not the right priority in terms of It was policy. definitely not a top priority. But again, top priority भी नहीं थी. दूसरा ये भी था कि हम क्यों करें? ये भी था एक reason. क्योंकि Wow. था कि हम लोग नॉन अलाइंड है 62 चाइना आया 62 एंड में जब हम लैंड लूज करने लगे हमने कहा हम नॉन अलाइंड तो हैं पर ब्रिटेन और फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स हमारी मदद कर लो. अब आपका नॉन अलाइनमेंट कहाँ चला गया उस टाइम जब आपकी हालत खराब हो गई, या फिर आप अपने आइडियल्स पे रहो उस टाइम आपकी हालत खराब हो गई तो नॉन अलाइनमेंट से चेंज हो गया. भाई शुरू में ही सोचते ना, तो वो एक रीजन था. एब्सोल्युटली यू आर राइट दैट कि हम पे रिसोर्सेज भी नहीं थे. बिल्कुल सही बात है, पर रिसोर्सेज नहीं. मैंने और संदीप ने एक वीडियो बनाया था फॉर कल्चर मानस संस्कार. It is about how India started a space program immediately after getting independence, and I mean, and we were discussing something very similar, and which we thought was a very good thing. Ki for a country which had just gotten independence, our priority was probably space and science at that point, and not army. Now I'm not saying that what is right and what is wrong, but remember Sandeep, if you right, like how we discussed that it's crazy for a company to for a country rather to just get independence and within 5-6 years start thinking कि यार विक्रम साराभाई को लेके और होमी बाबा को लेके let's basically start a scientific program. Absolutely. But the point is the budget allocated for the space program was quite high. It was higher than the defense budget at that time. I think it was a second or third year plan. आप ये तो नहीं कहोगे ना कि मैं रोटी खा रहा हूँ और पानी पी रहा हूँ यार, रोटी नहीं खाता मैं, बच्चों को तो अच्छी स्कूल में पढ़ाना है अंग्रेजी मीडियम. आप बच्चों को क्या करोगे, हिंदी मीडियम में पढ़ा दो. थोड़ा जो जिनकी हिंदी नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी मीडियम्स, पर आजकल उनकी फीस पहले कम होती थी सरकारी स्कूल्स की, तो उनको आप उसको पढ़ा दोगे और अपनी रोटी पानी का भी ध्यान रखोगे. इसलिए आपको बैलेंस करना पड़ता है. आप देश चला रहे हो, आप अपनी ईगो थोड़ी सेटिस्फाई करोगे नहीं मैं तो स्पेस ही करूंगा, डिफेंस मुझे करना ही. थोड़ा तो दोगे ना कि भाई थोड़ा करें. अगर 48 में नहीं होता तो उन्होंने कह दिया था हम तो रखनी ही नहीं यार. I find this claim so big and I like पता नहीं है मतलब मैं it's a crazy. मैंने भी देखो पढ़ाई है. अब ऐसा तो नहीं कि मैं महात्मा गांधी मेरे सपने में नहीं आए, लेकिन मैंने भी पढ़ाई है. हो सकता है तो मुझे लगता नहीं, मैंने बहुत 8-10 जगह पढ़ा. If I am wrong you can no of course not. No, but that also see the thing is the military the way the military policy also sort of like the counter reflection is also in the external affairs, right? How you basically tackle the people, I mean your neighboring states, and the way they tackle the Tibet and the China issue, the Sikkim issue, it just tells me that I mean it was for the time, especially in a highly charged up Cold War kind of scenario where from a global geopolitical perspective, we were quite naive in hindsight. Actually, we're all wiser in hindsight, but it's kind of strange for a country. I mean, India was not a small country then, also, right? It's just actually there was one more. I can't imagine. There was one more reason for it. Reason ये था कि जो लगता था ना, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि यार आर्मी कहीं कू ना कर दे. ये ना कर दे, वो भी था एक रीजन. थोड़ा मैं मानता हूँ, पर आपको थोड़ा तो देश के बारे में भी सोचना है. ऐसे तो नहीं कर सकते आर्मी कू कर देगी तो मैं अब मेरा रोड पे एक्सीडेंट होगा तो मैं गाड़ी ही नहीं चलाऊंगा. ऐसे तो नहीं कर सकते ना.
गाड़ी तो आप चलाओ और That's an निकल interesting perspective. That's आराम से। actually Yeah, very yeah, yeah. interesting. हाँ। That would have been वो that would मतलब have been a legitimate cause of concern for the Nehru government at that time. I can imagine For actually. any young nation. For any नहीं, young nation, yeah, ये तो वही बात होगी, बुद्धा true. गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वो पंडित जी ने कहा है वो तो संत बन जाएगा, हाँ तो वो हाँ कैसे हाँ. है ना, उसे बनना तो यार आप ऐसे नहीं कर सकते हो. You have to think. I mean, this is my perspective again. It's We need it's more war stories, yeah. We yeah, need yeah. more good war हाँ, stories, I think, in a वॉर narrative. स्टोरी से एक आपने Instead of अजीत just, डोभाल के बारे में तो Yeah, yeah, yeah. instead of waving अजीत the डोभाल flag की, and just celebrating, we need हाँ, yeah. मैं कह रहा अजीत डोभाल की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर इफ यू वांट टू Of डिस्कस course. अबाउट Yeah, हिम, yeah, modern day ही इज, badasses. I mean, he's a modern day badass. India is very lucky to have him. For sure. Whatever I have read about him, India is very lucky to have him. Straight from the time when he was an IPS officer, and वो जब IPS ऑफिसर थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका एक काम भी था कि उन्हें मीजो अकॉर्ड भी साइन करवाया जब वो आईबी में आ गए थे शायद. मीजो में क्या था, मिजोरम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट. वहां पे उनका प्रेसिडेंट था, मिजो नेशनल फ्रंट का प्रेसिडेंट था लालडेंगा. लालडेंगा प्रेसिडेंट. उसने कहा मुझे तो आजादी चाहिए इंडिया से, क्योंकि वहां पे एक फेमीन आ गया था, एक अकाल पड़ गया था, और ज्यादा 1959 की बात है, 1960. और इंडियन गवर्नमेंट वैसे इग्नोर करती थी, वैसे पैसा नहीं होते थे नॉर्थ ईस्ट को, तो हमेशा इग्नोर ही किया है. तो उन्होंने कुछ किया नहीं ज्यादा, तो उन खुंदक आ गई बहुत ज्यादा. उन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट बनाया, मिजो नेशनल आर्मी बनाई, और वहां पे सब कुछ होने लगा. मतलब अपनी एक पैरेलल आर्मी चल रही है उनकी, एक अलग ही कंट्री चल रही है इंडिया में, मिजोरम. तो क्या हुआ कि इनको भेजा गया अजीत डोभाल को, यार अब कुछ कर दो. अब अजीत डोभाल स्पाई बन के तो जा नहीं सकते, क्योंकि उनकी शक्ल तो बिल्कुल नॉर्थ इंडियन वाली है. वो क्या करेंगे वहां पे नॉर्थ ईस्ट में जाकर, वेरी फ्रैंक है ना, वो तो बन सकते हैं ना. अब वो गए, उन्होंने क्या किया, लाल डेंगा के 6-7 कमांडर हुआ करते थे. 6 कमांडर थे जिन पर भरोसा करता था, और वो पूरा सब कुछ कंट्रोल करते थे मिजोरम में, जितना भी पॉलिटिकल आर्मी वाइज जितना भी सब कुछ चलता था मूवमेंट. उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे, अब अजीत डोभाल की एक बात है कि वो इतने लॉजिकल, इतना माइंड को ऐसे हिप्नोटाइज करते थे दूसरे आदमी को. और भी स्टोरीज हैं. तो उन्होंने क्या किया, 5-6 कमांडर्स को, 6 में से 5 कमांडर को इंडिया के साथ उन्होंने मिला दिए. कहा कि भाई आपके बेस्ट पॉसिबल ये है कि आप इंडिया के साथ आ जाओ, वरना आपको चाइना वाइना कोई खा जाएगा. ऐसा करके डरा धमका के, डरा मतलब उनको, मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स दी कि उन्हें लगा कि यार ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो सारी आधी से ज्यादा बात हमारी मान रहा है, और हम स्टेट रहेंगे मिजोरम इसमें इंडिया में, और हमें बेनिफिट्स भी मिलेंगे. तो 5 मान गए. फिर वो लाल डेंगा को लेके आए 1986 में. उन्होंने कहा देख यार भाई ऐसा है, हिंदी बात सुन ले, वो जो 5 है ना तेरे 6 में से, वो हमारे साथ है. अब तुझे क्या करना है, तू टॉपल होके निकल जा, है ना, भाग जा कहीं, या तू बता दे हमें क्या करना है. तो वो अगली बार खुद ही आया और खुद ही साइन करवा लिया उसने. राजीव गांधी के साथ उन्हें अकॉर्ड साइन किया, और मिजोरम इंडिया में आ गया 86 में. मिजो अकॉर्ड आया साइन, मतलब कि ट्रूस हो गया वहां पे. फिर ये सब चीजें नहीं हुई, उसने ये किया. दूसरा एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अनसंग हीरोज है ना, पता ही नहीं है क्या है. इंसर्जेंसी चली कश्मीर में, जो मिलिटेंसी हुई, भयानक हुई थी. सारे के सारे, क्योंकि आजादी चाहिए, सब चाहिए, सारे यंग जो थे वो वहीं जा रहे थे, जितने भी यंग लड़के थे. उन्हीं में से एक था कूका पारे. अब कूका पारे जो था, एक बहुत सही मिलिटेंट हो गया था उस टाइम पे. अजीत डोभाल ने किसी तरह कॉन्टैक्ट सेटअप किया, उसको समझाया, वही ना हिप्नोटाइज करने की जो वो है आदत, उसको समझाया, उसे हिप्नोटाइज तक कर दिया ऐसा कि उसने छोड़ के सरेंडर किया. और उसने बताऊं क्या किया, एंटी इंसर्जेंसी वो बना दिया ग्रुप, जो मिलिटेंट से लड़ता था. और अगर गवर्नमेंट में जरा भी अकल होती तो ऐसे एंटी इंसर्जेंसी ग्रुप्स और खड़े हो गए होते, लेकिन इनिशिएटिव पर कैपिटलाइज ही नहीं किया. कूका पारे को फिर आज से 15-20 साल पहले शायद मार दिया था मिलिटेंट्स ने, क्योंकि इंडिया का सपोर्ट ही नहीं रहा ना. अगर इंडिया ने सपोर्ट किया होता, ऐसे एंटी इंसर्जेंसी ग्रुप्स बन जाते जो मिलिटेंट से खुद ही लड़ते, फिर पूरी आवाम भी साथ में आ जाती कश्मीर के. Where was he from again? Kashmir. अजीत डोभाल नहीं, कूका पारे. कूका पारे was from कश्मीर. कूका पारे was a militant. वो मिलिटेंट हो गया था, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आया था वो. Wow. लेकिन उसने एंटी इंसर्जेंसी कर दिया. मतलब आदमी का दिमाग देखो. एक और स्टोरी, कांधार हाईजैक हुआ था 99 में, Yes. है ना. हाँ. उन्होंने मांगे थे 100
100 टेररिस्ट मांगे थे। नेगोशिएशन टेबल पे गया था, मुख्य जो था मेन अजीत डोभाल। अजीत डोभाल brought them down to 3. Now this is what he has done for the country. I did not know this. It was I- amazing. ले गया। I had no clue, yeah. One of them 100 was में से Azhar ले गया। Masood. हाँ, असर मसूद था, वो जो ओमेरता भी बनी है जिसका वो दूसरा था। You must have seen that movie, राजकुमार राव की। तो वो लोग कहते हैं कि 35-40 थे, कुछ लोग कहते हैं 100 थे, मगर मैंने जहां जितना ज्यादातर पढ़ा है उसमें ये लिखा है कि 100 थे। उन्होंने 100 से 3 पे ले आया, तो कुछ बंदे में बात रही हुई जो 100 से 3 पे ले आया, है ना। एक और कांड हो गया था 1984 में, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ। हाँ, जब हमको पता इंदिरा गांधी ने टैंक चढ़वा दिए थे गोल्डन टेम्पल गोल्डन टेम्पल पे। भी अजीत डोभाल का वो था हाथ की इंफॉर्मेशन लाने में। लेकिन मेन था 1988 में ब्लैक थंडर ऑपरेशन करके ऐसी कुछ था। ब्लैक थंडर ऑपरेशन क्या हुआ, अब जब 84 में ये सब हो गया तो खालिस्तान मूवमेंट वालों ने ना गोल्डन टेम्पल को अपना ऑफिस ही बना दिया, क्योंकि उन्हें पता था अब पॉलिटिकल पार्टी कोई तो हम पे हमला यहाँ करेगी नहीं। अब तो फजीयत उनकी पहली होगी 84 में। इसके बाद वहां पे ऑपरेशन चल रहे थे, आर्म्स आते थे, सब कुछ, तो उन्होंने अपना गढ़ बना रखा था वहां पे और वहां से मूवमेंट चल रहा था। और राजीव गांधी ने कहा भाई ये बन रही है बहुत ही जबरदस्त सिचुएशन। अजीत डोभाल रिकॉर्ड कहा कि भाई तुम लोग देखो, लेकिन बिना फायरिंग, बिना टैंक वैंक चलाए और मेजर फायरिंग के आपको वहां पहुंचना है, आपको खाली करवाना है। अजीत डोभाल का मैंने खुद देखा है। अजीत डोभाल ने सिर्फ 2 अपने ऐसे कारनामों को बारे में कहा है कि हाँ मैंने किया, उनमें से एक है। उसने कहा कि मैंने एक ISI के बंदे को पकड़ा, हम लोगों ने, जो इनकी मदद करने आ रहा था, उसे पकड़ लिया पहले। उसका हुलिया बना के पहुंच गए रिक्शे में और वहां के चक्कर लगाने लगे। और वहां के चक्कर लगाने तो उनको भी शक हुआ कि यहाँ तो यार सब पंजाबी और सरदार ही होते हैं, ये मुसलमान से कैसे दाढ़ी बड़े लगाते। तो उन्हें भी शक हुआ, उन्होंने उसे अंदर बुला लिया, खींच लिया, क्वेश्चनेयर किया उससे। उसने बताया भाई मैं ये हूँ और मैं ऐसा करने आया हूँ और मैं ये करके जाऊंगा भाई। और उसने ना माइंड वॉश शुरू कर दिया कि हम पे कोई चारा नहीं है अब सरेंडर के अलावा, कोई चारा। और आपको एक बड़ा फिल्मी लगेगा, ऐसे कैसे मान गए हो भाई, उसने करवाया, उसने खुद बोला है। मैं कल परसों ही देख रहा था, वीडियो में बोला उसने। उसमें ऐसा हो गया कि उनमें से ज्यादातर ने सरेंडर कर दिया, और जो खतरनाक थे, एक कजाक करके था, एक बहुत खतरनाक खालिस्तानी टेररिस्ट, कुछ ने साइनाइड खा लिया और कुछ ने सरेंडर कर दिया। वीडियो तक है कि उनका SP बोल रहा है पंजाब पुलिस का कि प्लीज सरेंडर कर दीजिए, कपड़ा दिखाइए, सरेंडर कर दीजिए। वो सरेंडर करके बिना गोली चलाए। तो अजीत डोभाल ने कहा कि ये हो गया बस, कि उन्होंने गोली तक नहीं चलाई। वो साइनाइड खाना उन्हें मंजूर था, वो चाहते तो 15-20 को लेके मार जाते हैं दुश्मन के, पर ऐसा मोल्ड किया। दैट इज व्हाई ही इज सो इंपॉर्टेंट टू द कंट्री, दैट इज व्हाई ही इज द NSA। ये रीजन है, वो हीरो है यार, वो वाकई हीरो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, वो हीरो है। वो उसने इतने काम किए, कुछ तो हमें पता ही नहीं होंगे ऑब्वियसली, ये तो हमें पता है, जो स्ट्रीम में आ गया है वो हमें पता है। तो ये सारी चीजें अजीत डोभाल के कुछ ऑपरेशंस हैं ये जो उन्होंने किए, और ये काफी मेरे ख्याल से तो बहुत ही खतरनाक है। एक और था कि जो मुंबई पुलिस, तुम्हारी पुलिस की वजह से फेल हो गया, दाऊद को I like मेरी पुलिस की वजह से फेल हो गया। Dude, you live in UP, man. उत्तर प्रदेश पुलिस, By the way, I think we might have to end this one again. We have surpassed 40 minutes. We'll have to jump to the other one. I'm sending you the last. There's 5 minutes, but I'll just finish it off, right? Okay. It will take 2. Okay. तो उन्होंने क्या किया, छोटा राजन गैंग के कुछ शार्प शूटर थे। अब दाऊद की बेटी की शादी जावेद मियादाद के बेटे से होनी थी, दुबई में होटल में होनी थी, दाऊद ने आना था। इन्होंने शार्प शूटर को अनऑफिशियल ऑब्वियसली बुलाया, ट्रेनिंग देने लगे। ट्रेनिंग मतलब बोला कि ये करना है, वो करना है, सब कुछ किया। दाऊद का वो आ गया, ये मैंने कई वीडियोस में देखा है, रॉ के लोग खुद बोलते हैं। दाऊद का फोन आ गया होगा मुंबई पुलिस पे। मुंबई पुलिस intervened and arrested those 2 shooters. Else वो वहां पे मार देते उसे, क्योंकि मुंबई पुलिस को सब जानते हैं ना कि कई लोग मिले हुए हैं, सारे नहीं, पता चला कहीं मैं ही अरेस्ट हो गया। I might have to edit this part of the podcast. नहीं, मैं कह रहा ऐसा हमें सुनने में आता है कि ऐसा होता है। Allegedly, yeah, right. तो आप देख रहे हो कैसे allegedly is the word, yes. दाऊद भी पकड़ लेता होगा, मार देता, बल्कि दाऊद हो नहीं पाया उसने। Unsung heroes, huh?
Batman. Yeah, I think. Yeah. So we talked about Cow, we talked about Bull Kumar and Ajit Talked Doval right about now. Ajit Doval. Ajit Doval. We also And talked Kukka about the Pare also, special shout out. Kuka Pare. Indian and Indian National Army. Most importantly. Indian National Yeah. Army. Amazing. Fuck. And, sorry. No, please go on. I my only problem, my eyes are on the clock, which will eventually cut us short at any Yeah. given Probably one of the things is Homi Jahangir Baba, the father of the nuclear nuclear program of India, and Vikram Sarabhai, the father of Indian Space Research Organization, both the assistant of C.V. Raman. You probably know that, right? And उसके बाद जो होमी जहांगीर बाबा थे, उनके 66 में शायद प्लेन उड़ा दिया था CIA ने. Alleged again. 177 को मारना पड़ गया USA को. We need to talk about this. Yeah. हाँ. We absolutely need to talk about this. Let's do this again. Yeah. Let's do this again very soon. Like I'm desperately in search for some more answers. Especially like I want to know, because America के बारे में भी जो the problem is the whole world now keeps pointing fingers at each other, but what we keep forgetting is every time a country becomes too powerful for America, those guys come in and start fucking with others. And like almost, and like America का हमेशा निकल जाता है ना कि America is like the greatest country in the world, and like friends of democracy, मतलब Iron Man, Batman सब वहीं से निकल के आता है. और मतलब सारी कहानी सब भाग गए. Exactly. कुछ नहीं निकला. There's a meme about this, right? America in movies is like the country that saves the world, and America in real life is a country that's basically. There's a reason Raw was modeled on the CIA, right? Oh, really? Yeah. So they were trained also initially. They were trained by the CIA. Raw was. Yeah. Let's pick this up. Yeah, in the next episode. Yeah, let's do this again. For sure. Yeah, we are almost out of time. We have like 1.5 minutes to go. So thank you so much, Akhand Bharat, Thank you so much for doing this. How can we find you? We can find you on Akhand Bharat on Instagram. Can you spell it out? I know the spelling is slightly different. AKHANDBHAARAT. Akhand Bharat. So Bharat mein there are 2 A's. Yes. Akhand Bharat 2 A's और 47 है. Instagram. Yes. And obviously same YouTube channel. And we have YouTube channel is Akhand Bharat. Yes. And we have done a podcast before with Akhand Bharat. Not we, I have done a podcast with Akhand Bharat, and we are going to be doing a podcast with him very soon again, and many more to come. So thank you so much for coming on the podcast, man. My pleasure. Thank you Sandeep once again for being here. Thank you people for tuning in and listening, and share it with your friends, and subscribe to Culture Minus Sanskar and Akhand Bharat on both Instagram, Facebook, YouTube. Instagram, Facebook, YouTube. This is bye from us from the Culture Minus Sanskar studios. Bye.